दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉ प्रिया में। और मैं एडवोकेट जया ठाकुर आज आपको बताना चाहती हूँ कि कोर्ट मैरिज। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैम प्लीज़ कोर्ट मैरिज पर एक लॉन्ग वीडियो बनाइए, 2024 में क्या न्यू रूल्स आए हैं वो भी बताइए, क्योंकि शॉर्ट्स से हमें इतना जानने को नहीं मिलता। तो आज मैं कोर्ट मैरिज के लिए आपके पास एक लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम आपके सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब देने वाले हैं, जैसा कि हम हर वीडियोस में करते हैं। तो दोस्तों जब आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है, आपके मन में कौन से क्वेश्चंस उठते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो तो यही है कि कोर्ट मैरिज क्या है। ये तो आप एक बच्चा भी जानता है कि कोर्ट मैरिज किसको कहते हैं, ठीक है, तो इसे मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो है कोर्ट मैरिज प्रोसीजर। अच्छा देखिए दोस्तों, हर एक धर्म में एक अलग तरीके से मैरिज होती है। अगर हिंदू हैं तो उसका प्रोसीजर ये है कि पहले आपकी आर्य समाज मैरिज होगी, मतलब एक रिचुअल्स मैरिज होगी। उसमें कपल्स को एक आर्य समाज मंदिर में ले जाया जाएगा, फिर वहाँ पर मांग भरी जाएगी, लड़की की जयमाला होगी और 7 फेरे होंगे, ठीक है। तो ये होता है एक हिंदू मैरिज का। उस आर्य समाज की पूरा करने के बाद, आर्य समाज का प्रोसीजर पूरा करने के बाद आपको ले जाया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। वहाँ पर आपकी गवाही होगी, जजेस कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, उनका आपको जवाब देना होगा, थंब इम्प्रेशन होंगे और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे एनालाइज होंगे, ठीक है। तो ये है हिंदू मैरिज एक्ट में कि पहले आर्य समाज में मैरिज होती है फिर कोर्ट में होती है। अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें कि मुस्लिम्स कोर्ट मैरिज कैसी होती है, तो देखिए मुस्लिम्स में हिंदू विवाह नहीं चलता, मुस्लिम्स में निकाह चलता है। तो पहले काजी को बुलाकर निकाह पढ़ाया जाता है, फिर उस निकाह को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको ले जाया जाएगा कोर्ट। और कोर्ट का प्रोसीजर सेम होता है। देखिए कोर्ट सबको एक समान मानती है, ठीक है। तो कोर्ट का प्रोसीजर सेम होता है। पहले वहाँ पे थंब इम्प्रेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स एनालाइज होंगे, आपकी गवाही होगी, आपके बयान होंगे, ये सब चलता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रोसीजर कोर्ट मैरिज का कि कैसे कैसे होता है। अब मान लीजिए कि कोई अदर कास्ट है, जैसे कोई क्रिश्चियन है और कोई हिंदू है, तो आपस में शादी करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये आता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, ठीक है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट, मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट किसे कहते हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट उसे कहते हैं जिसमें जिस एक्ट के तहत आपको शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ता, उसे स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम एक ले लेते हैं उदाहरण, जैसे है हिंदू मुस्लिम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम की मैरिज अभी ऑल ओवर इंडिया में बैन है, ठीक है। अभी बीच में एक अफवाह उड़ी थी कि हिंदू मुस्लिम की मैरिज उत्तराखंड में हो रही है। उत्तराखंड में हो रही है मैरिज, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड के नागरिक ही वहां पर हिंदू मुस्लिम में मैरिज कर सकते हैं। उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है सर। तो अभी हिंदू मुस्लिम की मैरिज बैन है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम हमारी स्पेशल मैरिज एक्ट के जरिए आप मैरिज करा दें। तो भाई मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट ही बैन कर दिया गया है हिंदू मुस्लिम के लिए। तो आपकी अब हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती, कैसे भी नहीं हो सकती, ना तो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होगी और ना दूसरे तरीके से होगी, ठीक है। तो अगर कोई क्रिश्चियन और हिंदू है तो उसकी मैरिज हो सकती है स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, कि मतलब आप अपने अपने धर्म में रहो, भाई तू क्रिश्चियन रहे और तू हिंदू रहे और तुम दोनों आपस में शादी कर लो। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू हुई शादी। फिर हम ले लेते हैं कि कोर्ट मैरिज में डॉक्यूमेंट्स। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट, कहने की बात है कि आप एक आईडी से भी शादी कर सकते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप शादी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट क्या कहता है ना कि सिर्फ एक आधार कार्ड वैलिड नहीं है, क्योंकि आज के समाज में, आज की जनरेशन में, वर्तमान समय में इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, इतने सारे स्कैम हो रहे हैं कि एक आईडी जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे सिर्फ आधार कार्ड है तो मैरिज हो जाती है, लेकिन कपल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अंदर कोर्ट में जाकर, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं कि आपके पास एक ही आईडी क्यों है, दूसरी आईडी क्यों नहीं है? कोई तो आईडी होगी ना, बैंक की पासबुक या राशन कार्ड तो लेके आना चाहिए था, क्यों नहीं लेके आए? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं तो कम से कम 3 डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। पहला डॉक्यूमेंट्स जो आपकी एज को डिनोट करे, जो जैसे कि एज प्रूफ हो गया। एज प्रूफ कौन डिनोट करेगा? जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जन्म पत्री हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, या फिर स्कूल की मार्कशीट हो गई। ज़रूरी नहीं स्कूल की, आप कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज की मार्कशीट हो गई, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उसकी मार्कशीट हो गई। और अगर आप नहीं पढ़े, सिर्फ 8वीं तक ही पढ़े हैं, 5वीं तक ही पढ़े हैं, तो भाई 8वीं या 5वीं की भी मार्कशीट आप लगा सकते हो। मार्कशीट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो। दूसरा ले लेते हैं एड्रेस प्रूफ। अब कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो ये डिनोट करे कि आप भारत के नागरिक हो। चलो आप आधार कार्ड ले लो, ठीक है, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। फिर तीसरी आईडी आप कोई भी जनरली लगा सकते हो, जैसे आधार कार्ड हो गया,
और राशन कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक लगा लो आप, सिर्फ एक आइडेंटिटी के तौर पे कि हाँ ये है मेरे पास। तो कोई भी 3 आईडी आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास 2 या 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए। देखिए ज़रूरत तो सिर्फ 2 की ही पड़ती है, लेकिन फिर भी आप 2 एक्स्ट्रा रख लीजिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा थोड़ी खिंचवाने जाओगे या घर से थोड़ी मंगाओगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलिए कि इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और 4 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। अब देखिए, अब कोई मैरिज चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू हो रही हो, चाहे मुस्लिम्स का विवाह हो रहा हो या फिर कोई हिंदू विवाह हो रहा हो, ये डॉक्यूमेंट्स सभी में सेम रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कोर्ट मैरिज की फीस कितनी होती है। देखिए इसका ना कुछ मैं आपको बिल्कुल ठोस फीस नहीं बता सकती कि हाँ भाई यही फीस रिकॉग्नाइज है और यही लेंगे। हर वकील की अपनी अलग अलग फीस होती है, हर वकील का काम कराने का तरीका अलग होता है। कोई वकील आपको श्योरिटी देता है कि आपके ऊपर केस नहीं होगा लेकिन फीस इतनी लगेगी। कोई वकील आपको इंटीमेशन लेटर देता है कि ठीक है आपको घर में बताना है, आपको जाना नहीं पड़ेगा, हम इंटीमेशन लेटर निकलवा देंगे, तो उसकी अलग फीस होती है। तो हर वकील का काम करने का तरीका अलग अलग होता है और उसी हिसाब से फीस भी ली जाती है। लेकिन अगर एक एक्चुअल अमाउंट हम देखें कम से कम कितनी फीस लगती है, तो दोस्तों इसका एक्चुअल अमाउंट है कि 12,000। सबसे कम फीस है कोर्ट मैरिज की 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये में आप अपनी कोर्ट मैरिज करा सकते हैं, जिसमें से गवाह वगैरह के चार्जेस भी अलग रहते हैं। अगर गवाह आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसके अलग चार्जेस रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 12,000 रुपये सिर्फ कोर्ट की फीस होती है। ठीक है, जिसमें खर्चा वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह निकलता है। एडवोकेट्स की फीस इससे अलग भी हो सकती है, वो एडवोकेट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी लेता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये अब कोर्ट मैरिज की फ़ीस सभी के लिए सेम होती है। ठीक है, अब जैसे कोई हम फीस चार्ज कर रहे हैं तो हम आपसे मतलब ज़्यादा फीस चार्ज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल वैल्यूएबल ही रहेगी जो हमारी फ़ीस होगी। लेकिन कोई अदर एडवोकेट्स आपसे कोई फ़ीस चार्ज कर रहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो अपने मुताबिक कर रहा है, अपने कार्य के मुताबिक कर रहा है और उस प्रोसीजर के मुताबिक कर रहा है। आई डोंट नो कि वो आपको कौन कौन सी फैसिलिटी देता है। ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे पास कॉल्स आते हैं, मैम आप तो इतने मांग रहे हो, मैंने किसी और एडवोकेट से बात करी थी, वो तो 2,000 रुपये में, 4,000 रुपये में, 5,000 रुपये में कोर्ट मैरिज करा देगा। तो भाई मेरी एक बात आपने दोनों कान खोल के सुन लो, 2,000 रुपये में कोई कोर्ट मैरिज नहीं होती। कोई भी कोर्ट मैरिज कोई करा ही नहीं सकता। 2,000 रुपये, 4,000 रुपये में, 5,000 रुपये में आपको सिर्फ एक एग्रीमेंट पकड़ा दिया जाएगा नोटरी से अटेस्टेड। ठीक है, और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती हिंदू विवाह अधिनियम में कि आप उसको ये समझो कि कोर्ट मैरिज हुई है तो वो कोर्ट मैरिज नहीं है, सिर्फ एक एग्रीमेंट है। आपको पागल बनाया भी जा सकता है। तो कभी भी इस झांसे में ना फंसे पैसों के चक्कर में कि 5,000 में कोर्ट मैरिज करा लेंगे। आप खुद बेवकूफ़ बन के आएंगे और आपका पैसा भी जाएगा। तो जब भी कोर्ट मैरिज कराएं तो पैसों की शक्ल ना देखें, आप ये देखें कि आपका काम जेन्युइन होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपके ऊपर कोई दिक्कत ना है, आपकी फैमिली को कोई मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर जज क्या प्रश्न पूछता है। देखो ये बहुत एक ना मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डीएम आते हैं, कॉल्स आते हैं कि मैम जब अंदर गवाही होती है तो जज क्या क्वेश्चन पूछता है। जज कोई भी इतना बड़ा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता, वो बहुत एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के निवासी हो, एड्रेस क्या है, फादर नेम क्या है। ठीक है, और आप ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो या किसी के प्रेशर में कर रहे हो, बस ये क्वेश्चन पूछता है। आप वहाँ पर जाके कह दो कि ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मेरे पे किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं है, तो खत्म हो जाता है। बस ये 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो जज आपसे अंदर जाके पूछता है। अब ये क्वेश्चन सेम रहते हैं चाहे आप हिंदू विवाह कर रहे हो, चाहे आप मुस्लिम विवाह कर रहे हो, चाहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं चेंज होते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आप किसी और राज्य में शादी कर सकते हो? जी बिल्कुल। मान लीजिए जैसे आप मुंबई से बिलोंग करते हो और आपको दिल्ली में शादी करनी है तो आप कहीं भी कर सकते हो, दिल्ली में भी कर सकते हो, हरियाणा में भी कर सकते हो, उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हो। ठीक है, मुंबई में जाके कर सकते हो, तमिलनाडु में जाके, मतलब आपको जहाँ भी शादी करनी है आप शादी कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि आप एक इंडिया के नागरिक हो। तो आपको राइट है कि आप किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में जाकर मैरिज कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि एज पूरी है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में एज कम है। ये सबसे ज़्यादा कपल्स का परेशानी भरा है और बहुत सारे कपल्स को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है कि मैम हमारी एज तो कंप्लीट है फिजिकली, बट हमारे डॉक्यूमेंट्स में एज कम शो हो रही है। देखो अगर ये बात सच है तो आपको पता है कि ये बात सच है कि मेरी एज मेरे पेरेंट्स ने या किसी और कारणवश मेरी एज कम कराई गई थी स्कूल में। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ कि कभी कभी हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है,
अगर कोई गलती है, मिस्टेक हुई है आपकी एज को लेके, तो आपका राइट है कि आप उसको करेक्शन करवा लें कि भाई ये मेरी एज गलत है, मेरी एज ये नहीं है, सही एज ये है और इसको डाल दो, तो उसमें करेक्शन करवा ले। लेकिन अगर आप शादी के लिए डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवाते हैं तो ये भी एक कानूनी अपराध है, और आगे चलकर अगर ये चीज़ गलत साबित हो जाती है तो आपकी शादी को भी वैलिड नहीं माना जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो भाई अगर एज कम है तो थोड़ा सा सब्र कर लो, एज पूरी हो जाएगी तो फिर शादी कर लेना, ठीक है। और अगर एज गलत है तो उसको करेक्शन करा लो, फिर शादी कर लो। मतलब तुम जैसे भी करो, लीगल काम करो, ईमानदारी से काम करो, धोखाधड़ी ना करो कानून के साथ, क्योंकि देखो जो धोखाधड़ी करता है ना वो अंत में पकड़ा ही जाता है, ठीक है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, सबसे ज़्यादा मुसीबत लड़के को होती है, तो भाई तुम ही समझ जाओ। अगर लड़की की एज कम है तो थोड़ा रुक जाओ और उसके बाद शादी कर लेना। फिर उसमें ले लेते हैं हम लड़की के घर वाले शादी के बाद लड़की को वापस घर ले गए। अब देखिए लड़कों, मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी कि एक कपल्स ने शादी करी, वो करके अपने घर आए। अब लड़की वालों ने क्या करा, लड़की वालों ने ज़बरदस्ती लड़की को अपने घर ले गए। देखो राइट्स उनका भी है, वो उनकी बेटी है, तो उसमें आप थोड़ा सा टाइम दो उनको कि वो अपने परिवार को मैनेज कर सके, ठीक है। क्या पता उसके घर वाले बात मान ले और अच्छे से शादी करा दे धूमधाम से। लोगों की अपनी फीलिंग्स भी होती है अपने बच्चे के साथ, हैं कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाइज्जत चला जाए, तो इसलिए भी वो ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको लगने लगे कि भाई अब कुछ गलत हो रहा है या फिर ज़्यादा टाइम हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो देखो इसमें दो ऑप्शन है। अगर कोर्ट मैरिज का मैटर है तो आप थाने में जाके एक सिंपल सी कंप्लेंट लिख दीजिए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, हमने कोर्ट मैरिज करी थी, अब लड़के के घर वाले उसको ले गए, मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन लगा के आप थाने में जमा कर दो। अगर थाने में जमा कर देते हो और अगर पुलिस एक्सेप्ट कर लेती है तो पुलिस आपका साथ देगी, आपके साथ उसके घर पे जाएगी और हैंड टू हैंड लड़की आपको हैंड ओवर कर देगी, क्योंकि वो शादीशुदा है। अब माँ बाप से ज़्यादा राइट आपका है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन लड़की आपकी तरफ होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पुलिस वाले भी नहीं सुनते तो आप सीधी सीधी कोर्ट में सेक्शन 9 की पिटीशन लगा दो। सेक्शन 9 की पिटीशन इसलिए लगाई जाती है कि अपनी बीवी को वापस अपने घर बुलाने के लिए, ठीक है। वहां पर उसको बुलाया जाएगा, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, गवाही होगी, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं भेज रहे लड़की को, या फिर लड़की से पूछा जाएगा कि क्यों नहीं आ रही भाई तू अपने पति के घर। मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो कोर्ट में आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाने के बाद। तो इस तरीके से आप अपनी बीवी को वापस अपने पास बुला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट मैरिज के बाद अगर एफआईआर हो जाए तो क्या करें। देखो एफआईआर अगर हुई है ना कोर्ट मैरिज के पीछे, तो ये समझ लो तुम्हारी गलती से हुई है, ठीक है। कैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि एफआईआर तब होती है अगर कोर्ट मैरिज का है। देखो लड़की घर से भाग गई तो घर वालों को तो नहीं पता लड़की भाग गई है, घर वालों को तो पता हमारी लड़की तो कोई उठा के ले गया, गुमशुदा हो गई, किडनैप हो गई, हमारी लड़की तो ऐसी थी नहीं, उसे तो कोई ले गया, ये सोचते हैं। चाहे लड़की कैसी हो, हर घर वाले हर पेरेंट्स यही सोचते हैं। तो वो क्या करेंगे, थाने में जाके किडनैपिंग की रिपोर्ट करा देंगे, अपहरण की रिपोर्ट करा देंगे। अब पुलिस वाले पूछेंगे कि भाई तुम्हें किसी पर शक है, नाम ले देंगे कि हाँ फिलाने लड़के पे शक है, फिलाने लड़के पे शक है, और शक सच में यकीन में बदल भी जाता है जब पकड़ी जाती है शादी करके उसके साथ, ठीक है। तो नाम लिखवा देंगे। तो इस तरीके से हो जाती है शादी के बाद एफआईआर। अगर शादी तुमने कर ली है, इससे बचाव का तरीका बता देती हूँ। शादी तुमने कर ली है, शादी के तुरंत बाद पहले तो लड़की की बात करा दो उसके घर में, वो बता दे कि भाई मैंने ऐसे शादी कर ली, मैं खुश हूँ, अब मेरा पीछा छोड़ो, ठीक है। फिर दूसरा तरीका ये है कि चलो तो तुमने बात भी करा दी, अगर तुम बात नहीं कराना चाहते, लड़की ज़्यादा डर रही है, नहीं सामना करना चाहती, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखो, खुद लिखो या किसी वकील के थ्रू लिखवा लो, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, समझदार हो तो खुद लिख लो। उसमें लिखना है जो भी अधिकारी है आपका थाना अध्यक्ष को कि सर ऐसा है, हमने ऐसी ऐसी कंडीशन में शादी कर ली, ठीक है, और बिना किसी दबाव के करी, बिना किसी प्रेशर के करी है, और हम नहीं चाहते कि हम पर आगे चल के किसी भी तरह की झूठी कानूनी कार्रवाई की जाए, ठीक है। आप ये लिख के लड़की के थाने में लगा दो, लड़की से सिग्नेचर करवा के, भाई आपकी एफआईआर वहीं पे स्पॉइल हो जाएगी, कोई एफआईआर नहीं बनेगी, कोई किडनैपिंग का केस नहीं बनेगा आपके ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं। फिर उसके बाद है पुलिस प्रोटेक्शन, अगर आपको लेना है पुलिस प्रोटेक्शन आफ्टर कोर्ट मैरिज। देखो पहले तो प्रोटेक्शन मिल जाता था कि कपल्स गए रोते रोते हमें प्रोटेक्शन चाहिए, फैमिली बहुत परेशान कर रही है, रिलेटिव्स बहुत परेशान कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन दे दो, तो कोर्ट क्या कर देती, दे देती थी। लेकिन ये जब ज़्यादा बढ़ने लगा तो कोर्ट ने कहा कि अब प्रोटेक्शन कोर्ट से उन्हीं कपल्स को मिलेगा जो ये प्रूफ कर पाए कि उनको जानलेवा खतरा है अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनको जानलेवा हमला कर सकता है, चाहे उस पर थ्रेटन्स आ रही हो, फ़ोन पे बात हुई हो। तो लेकिन
ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी आपको। अब चाहे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्रूफ करो, चाहे आप कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू प्रूफ करो, चाहे किसी वीडियो के थ्रू प्रूफ करो, ठीक है। कोई भी धमकी अगर आपको आई है कि हम तुझे जान से मार देंगे, तब ही आप कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हो, ठीक है। आप बात कर लेते हैं, अगर कोर्ट का मैटर तो बहुत हो गया, उससे पहले आप अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में भी पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकते हो। एक एप्लीकेशन लगा के पुलिस वाले आपका साथ जरूर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जब मामला पुलिस स्टेशन में ही निपट रहा है तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले पुलिस से ट्राई करो हेल्प लेने की। अगर पुलिस हेल्प नहीं करती है तो तब आप कोर्ट में जाकर अप्लाई कर सकते हो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसके बाद है कोर्ट मैरिज के बाद लड़की बयान पलट दे। देखो ऐसा तो वैसे तो बहुत कम होता है, ठीक है। देखो अगर लड़की की एज पूरी है, 18 साल कंप्लीट है, तो अगर वो बयान पलटती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ लिखित में होता है, और अगर वो बयान पलटती है तो उसको खुद ही जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई उसने फिर पहले शादी क्यों करी। अगर इसके साथ नहीं रहना, अब उसने बयान पलट दिया तो तूने पहले शादी क्यों करी, ठीक है। तो उसको खुद ही क्लियर करना पड़ेगा, खुद ही जस्टिफाई करना पड़ेगा अगर वो बयान पलटती है। तो अगर बयान पलटती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम लड़की के लिए ही होगी, लड़के के लिए नहीं होगी। दूसरी बात, अब प्रॉब्लम आपको कब होगी मैं बताती हूँ। अब प्रॉब्लम आपको तब होगी जब लड़की नाबालिग घोषित हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया ना, तुम चालू काम करते हो, डॉक्यूमेंट्स में जाके एज बढ़वा के ले आते हो, ठीक है। बाद में घर वाले प्रूफ कर देते कि लड़की 18 साल से कम है, तो तुम सीधा जाते हो अंदर, और लड़की के बयान पलट जाते हैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर के दबाव में आकर, ठीक है। और फिर तुम जाओगे सीधा पोक्सो में अंदर। तो इसमें भी गलती देखो लड़की की नहीं होती। जब तक बच्चा 18 साल से कम होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, 18 साल से कम है, तो उसके ऊपर पूर्ण अधिकार उसके माँ बाप का ही होता है। तो अगर तुम कोई ऐसी लड़की ऐसा जी का जंजाल फंसा के लाया हो जो 18 साल से कम है, तो भाई उसके माँ बाप की ही चलेगी, उसके ऊपर तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, लड़की की भी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर उसके माँ बाप चाहते हैं समझौता हो जाए तो तुम समझौता कर पाओगे। अगर लड़की चाहे ना कि नहीं मैं तो जाऊंगी, मेरी तो शादी हो गई, वही मेरा पति है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, लड़की अपने माँ बाप के साथ जाएगी, ठीक है। तो अगर लड़की बयान पलट देती है और अगर उसकी लीगल एज कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो नाबालिग है और ये घोषित हो जाता है कोर्ट में तो आपको दिक्कत है, ठीक है। तो कोशिश करें कि नाबालिगों से दूर रहे शादी के मामले में। तो इसके बाद दोस्तों, जैसे अब मैंने आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस उठता है या कोई प्रॉब्लम उठती है या फिर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो आप हमारे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमको नीचे स्क्रीन पे जो हमारा नंबर आ रहा है उस पर कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। कल फिल्म लेके नए टॉपिक के साथ लीगल ओपिनियन को फॉलो करें। थैंक यू।